गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड पेरेंट। आई एम अंकिता फ्रॉम रेजोनेंस। आज हम लोग आए हैं कि स्टूडेंट सब आप लोग 10th में हैं और ऑलरेडी रेजो में स्टडी कर रहे हैं। 10th के बाद हमें क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, साइंस या सॉरी मैथ्स या बायो, या फिर हम दोनों सब्जेक्ट भी हम लोग आगे क्लब करना चाहिए। ये सबका कंफ्यूजन काफी स्टूडेंट्स को होगा अभी आगे। तो ये सब सेमिनार के लिए ही हमारे साथ अभी जो आप लोगों को आगे गाइड करेंगे गौरव गुप्ता, डॉक्टर गौरव गुप्ता सर हैं, MBBS CSIR JRF and ex-PhD scholar from IIT Kanpur, and also senior faculty of science of bio in resonance। तो मैं सर को मैंने इंट्रो करा है। सर प्लीज आप आए, इंटरेक्ट होंगे और जो भी क्वेश्चंस आपके आगे रहेंगे आप सर से पूछें। थैंक यू मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू ऑल? आज हम जो यहाँ पर हैं वो इसलिए है कि जो आपके बहुत कॉमन क्वेश्चन था कि हम 10th में हैं और टर्म 1 हमने क्वालिफाई कर लिया, टर्म 1 हो चुका है, टर्म 2 का वेट कर रहे हैं, पर टर्म 2 के बाद हमें करना क्या है? 10th के बाद मतलब हम साइंस परस्यू करना चाहते हैं, बात हमारे दिमाग में क्लियर है, बट हम उसमें मैथमेटिक्स ऑप्ट करें वो एज एन कैरियर ऑप्शन ज्यादा बेटर होगा, या हम बायो ऑप्ट करें वो ज्यादा बेटर होगा, या फिर हम दोनों एक साथ भी परस्यू कर सकते हैं। तो हम कैसे मतलब क्या चूज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम अर्ली स्टार्ट भी करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द बैच जिसमें हम अर्ली 11 की प्रिपरेशन आपको करवा रहे हैं, वो बैच हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये सेशन प्लान करने का रीजन ये था क्योंकि जब मैं 10th में था तब मैं भी इसी तरीके से कंफ्यूज था कि मैं बायो लूं, मैं मैथ्स लूं, मतलब आगे जाके मेडिकल फील्ड ज्यादा अच्छा है या आगे जाके इंजीनियरिंग फील्ड ज्यादा अच्छा है। तो आई टुक बोथ, मतलब मैंने दोनों कैरियर ऑप्शन एज अ सब्जेक्ट ले लिए और बाद में दोनों ही स्ट्रीम में जाके मैंने खुद का करियर बनाया, पर फाइनली आई चोज कि मुझे मेडिकल साइंस में रहना है, तो आई बिकम अ डॉक्टर। इसी तरीके से हम आगे बात करेंगे कि इसमें आपके पास 10th के बाद आप क्या क्या ऑप्शन परस्यू कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसा है कि अगर आपका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है या आप ये सोचते हैं कि मेडिकल लाइन में क्या होता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेडिकल लाइन लेने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। जैसे अगर आपने PCB ऑप्ट किया, सपोज आपने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ऑप्ट किया, या फिर आपने PCM भी ऑप्ट किया, आपने मेरी तरह दोनों सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिए, तब आप अगर मेडिकल लाइन में अपने कैरियर को देखते हैं या इंजीनियरिंग में कंपेयर करते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। इनिशियली हमने क्या किया, जो सबसे पहला टारगेट हमारा होता है कि वी कैन डू MBBS, हम MBBS कर सकते हैं। MBBS में अलग अलग तरह के कॉलेजेस हो सकते हैं। MBBS के अकॉर्डिंग आपके पास पैरेलली BDS होता है। BDS के अलावा ये और कुछ फील्ड्स होते हैं जिसमें आप एज अ मेडिकल प्रोफेशनल कैरियर बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि आप बायोलॉजी लेने के बाद में भी कई लाइफ साइंस रिसर्च स्ट्रीम होती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, उसमें आप बीटेक की डिग्री ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको बायोलॉजी लेने के बाद में रिसर्च या इंजीनियरिंग सेक्टर में भी लेके जाती हैं। ये इसके लिए आपके पास मैथमेटिक्स होगी तो आप मे भी ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको या तो PCB या PCM भी होना चाहिए। दूसरा, आपके पास कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जैसे कि ये सारे स्ट्रीम है, फार्मेसी, नर्सिंग, BPT, इनमें आप गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं, गवर्नमेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ डायरेक्ट स्ट्रीम है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। अभी हम एक एक करके बात कर रहे हैं कि हम कर क्या सकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करने का बेनिफिट किस वे में आपको मिलेगा। जैसे ये सारे कोर्सेज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करती है, जो इंडिया में अवेलेबल है, ये सारी लिस्ट है यूजी कोर्सेज की। कुछ लिस्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं MBBS, BDS, BHMS, BAMS, ये सारे वो कोर्सेज हैं जो हम एक यूजी लेवल पे आफ्टर 12th करते हैं। उसके बाद कुछ अलाइड कोर्सेज है जिनके बारे में हमने बात की, जो कि पैरामेडिकल में आते हैं। देन हम इसी को सिमिलरली देखते हैं कि हम इंजीनियरिंग सेक्टर में जाके क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स लेते हैं, हम PCM लेते हैं, कुछ यूजी कोर्सेज है, कुछ PG कोर्सेज हैं जो उसके बाद होते हैं, और कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं। अब जब यूजी कोर्सेज को हम देखते हैं तो हमें कुछ इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग में इंस्टीट्यूट ज्यादा मैटर करते हैं, तो IITs हैं, NITs हैं, और कुछ गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट होते हैं। ये ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनमें गवर्नमेंट फंडिंग देती है, या काइंड ऑफ आप बोल सकते हो सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट है बट जो बहुत ज्यादा अच्छी वर्थ रखते हैं, लाइक बिट्स हो गया, इसी तरीके से कुछ मणिपाल है, इसी तरीके से वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी VIT हो जाता है, और आपके स्टेट के कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस तो होते ही है।
ये आपके एग्जामिनेशन ऑप्शन है। जैसे हमने देखा कि नीट में हम अगर बायोलॉजी लेते हैं तो हम नीट दे सकते हैं, हम बीडीएस के लिए जा सकते हैं, हम और अलाइड कोर्सेज के लिए जा सकते हैं। इसी तरीके से आईआईटी में जो एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम आपका होता है जेई मेन। जेई मेन क्वालिफाई करने के बाद में आपको कुछ कॉलेजेस होते हैं जो डायरेक्टली आप इससे ऑप्ट कर सकते हैं। और सेकंड स्टेज जो आपकी होती है, जो टिपिकली आईआईटीज के लिए होती है, वो होती है जेई एडवांस। आप ये देखिए, आप आईआईटीज में जा सकते हैं, ओल्ड आईआईटी, न्यू आईआईटी, सारे जो आईआईटीज है वो आपको जेई एडवांस से ऑप्ट होते हैं। जेई मेन से बाकी एग्जाम में एनआईटीज और अदर एग्जाम में जा सकते हैं। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है इंडिया में जो अपने सेपरेट एग्जाम कराते हैं या सेपरेट काउंसलिंग कराते हैं। उसमें आपका बिट्स आ जाता है, वीआईटी आ जाता है, मणिपाल आ जाता है, एंड आपका एसआरएम इंस्टीट्यूट आ जाता है। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो अपना एग्जाम खुद कराते हैं। ये जो करियर आपके पास है कि आपने जब इंजीनियरिंग कर ली, आपने किसी भी कॉलेज से इंजीनियरिंग में अपनी यूजी डिग्री पूरी कर ली है, तो उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो? आप गेट के थ्रू किसी पीजी कोर्स करने के लिए आईआईटी में एंट्रेंस ले सकते हो, या डायरेक्टली आप गेट के थ्रू किसी भी पीएसयू में, यानी कि पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, आप डायरेक्टली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आरबीआई है, पीएसयू अगेन वही पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं। और एक जो सबसे ट्रेंडिंग ऑप्शन अभी चलता है, दिस इज आईईएस। इट इज नॉट आईएएस। यूपीएससी कंडक्ट कराती है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें आप आईएएस के थ्रू, इस एग्जाम के थ्रू डायरेक्टली अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसरो है, बाकी आईएएस का ऑप्शन सबके पास होता है। ये तो आप कोई भी यूजी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। सिमिलरली आप मेडिकल साइंस या फिर इंजीनियरिंग के बाद भी कर सकते हैं। और अल्टीमेट ऑप्शन ये होता है कि अगर हमें कंपनी प्लेसमेंट चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, तो हम वो कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे कोर्सेज थे जो हमने ये देखा ब्रीफ में जनरल, कि आप बायो लेते हैं या पीसीएम भी लेते हैं तो आप क्या ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप प्योरली मैथमेटिक्स लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब एक जो मेरी साइड से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम कोर्स चूज कैसे करें। जैसे कि मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे किसी भी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इन द सेंस कि मुझे किसी ऑल बेस्ट एस्टेब्लिश कंपनी में एज अ एम्प्लॉय या प्राइवेट जॉब जैसा, ऐसा मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मतलब सिर्फ मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, देन मैं किसी कंपनी में सिंपल एम्प्लॉय की तरह काम करूं। क्योंकि मोर ओवर अगर आप प्योरली इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे आपकी बहुत अर्ली अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत अच्छी हाइक पे, अच्छे पैकेज पे प्लेसमेंट मिल सकता है। बट जो ये इसका एक अलग बेनिफिट है, क्योंकि आप जब मेडिकल साइंस में जाते हैं तो उसका कोर्स थोड़ा सा इससे लेंथी होता है। लाइक इंजीनियरिंग की यूजी 4 साल की होती है, आप मेडिकल साइंस में देखेंगे तो एटलीस्ट 5 to 5.5 ईयर का आपका यूजी डिग्री होती है। तो उसमें स्टार्ट थोड़ा सा लेट होता है। बट इंजीनियरिंग में क्या है, अर्ली स्टार्ट है, सेट पैकेज है, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। प्लस आप इंजीनियरिंग में जाते हैं तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं, इनमें एलिमेंट्री चीजें काफी सारी आती हैं, बेसिक मैथमेटिक्स आती है, अप्लाइड क्वेश्चंस आते हैं जिसको आप बोलते हो कि एप्टीट्यूड क्वेश्चंस है। तो अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हो एज अ सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, तो आपको उनमें हेल्प मिलती है। बट मेरा माइंडसेट क्या था? मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, तो मुझे कुछ सेल्फ ओन कुछ करना है जिसमें मैं अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सकूं। तो आई चूज मेडिकल साइंस ओवर आईआईटी। मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉप करके फिर मेडिकल साइंस चूज किया। मेरा स्टार्ट थोड़ा लेट है, बट आई हैव सो मेनी ऑप्शन टू डू। जैसे मैंने एमबीबीएस किया, फिर मैंने आईआईटी कानपुर में पीएचडी के लिए एनरोलमेंट लिया, पीछे मैंने सीएसआई और जेआरएफ क्वालिफाई किया, एंड राइट नाउ आई एम द मेडिकल प्रैक्टिशनर एज वेल एज आई एम द बायोलॉजी फैकल्टी एट द रेजोनेंस। तो अब मेडिकल साइंस उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ये चाहते हैं कि हमें अल्टीमेटली हमें कभी रिटायर नहीं होना, हमें किसी के लिए डिपेंड नहीं होना कि हमें कोई एम्प्लॉयमेंट देगा तभी हम एम्प्लॉयमेंट लेंगे, अदरवाइज मतलब हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट रहोगे, लॉन्ग लास्टिंग रहोगे, आपकी जर्नी काफी लंबी रहेगी। बट प्रॉब्लम यह है कि आपका स्टार्ट थोड़ा सा डिले होगा एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग किन के लिए अच्छा है? या तो आप टिपिकली इंजीनियरिंग एंथुसियास्ट हो कि हमें तो बस जो टेक्निकल बहुत पसंद है लाइन, मुझे मशीन्स बहुत पसंद है, मुझे सॉफ्टवेयर बहुत पसंद है, तो आपके लिए इंजीनियरिंग बहुत बेस्ट है। आप ये चाहते हो कि मैं कोई भी एक ऐसा कोर्स करूं जिसको ग्रेजुएशन के बाद में मुझे अर्ली पैकेज, अर्ली अर्निंग स्टार्ट हो जाए और अच्छा हाइक मिले, अच्छा एक्सपोजर मिले, तब आपके लिए इंजीनियरिंग ज्यादा अच्छा है। और अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो कि मुझे मेडिकल साइंस भी अच्छा लगता है, मुझे मैथमेटिक्स भी अच्छी लगती है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए यह रहता है कि आप दोनों ऑप्ट कर लो। और दोनों ऑप्ट करने का बेनिफिट क्या होता है? आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिलाते, एडमिशन नहीं दिलाते, पर आपको आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी कर देते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा केबीपीवाई का एग्जाम होता है, कई सारे ओलंपियाड्स के एग्जाम होते हैं। इनका जो स्कोर, इनकी जो ग्रेडिंग है, आपकी प्रोफाइल में काउंट होती है। और प्रोफाइल में काउंट होने का मतलब है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, फॉरेन यूनिवर्सिटी में, इवन इंडियन यूनिवर्सिटीज में भी हायर स्टडीज के लिए, तो अगर आप एक केवीपीवाई स्कॉलर है, अगर आप ओलंपियाड मेडलिस्ट हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल में आपको प्रिविलेज मिलेगा।
मैंने पूरी डिटेल वीडियोस के ऊपर बनाई हुई है, रेजोनेंस के ऑलरेडी पेज पे आपको मिल जाएगी, कैरियर काउंसलिंग की, ओलंपियाड्स के ऊपर कि क्या बेनिफिट है हमें, क्यों और एडिशनल एग्जाम देने चाहिए, आप वहां से वो देख सकते हैं। बट अभी के लिए अगर आप बायोलॉजी लेते हैं, मैथमेटिक्स भी लेते हैं, तो क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट आपका ये होगा, प्लस आप ओवरऑल साइंस के स्कॉलर बन जाओगे, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स भी आती है, आपको बायो भी आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ऑलरेडी कॉमन होती है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हो अकॉर्डिंगली कि आपको फ्यूचर में जल्दी स्टार्ट करना है या फिर आपको थोड़ा लेट स्टार्ट करना है, बट आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो। बट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जितना जल्दी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उतना ही जल्दी हम पढ़ाई भी स्टार्ट करें, बिकॉज अभी आप टर्म 2 का वेट करोगे और टर्म 2 के बाद हम 11th में सब्जेक्ट डिसाइड करके स्टार्ट करेंगे तो प्रोबेबली दैट विल बी लेट, बिकॉज काफी लोगों ने अभी स्टार्ट कर दिया। आई एम ऑलरेडी टीचिंग अ बैच 10th में जो कि 11th में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। बेनिफिट क्या होगा कि अभी हमें कोविड टाइम में टर्म 2 का कोई आइडिया नहीं है कि टर्म 2 होगा भी या नहीं होगा। सपोज कल कोई गाइडलाइन आ जाती है कि टर्म 2 नहीं होगा, टर्म 1 के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो आपका जो 3-4 महीने टर्म 1 के बाद के ये प्योरली वेस्ट हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम अभी वेट करते हैं अप्रैल तक का, तो जो लोग 5 महीने आपसे पहले से स्टार्ट कर चुके हैं, जैसे 16 दिसंबर से जो हमने स्टार्ट कर दिया था, तो 16 दिसंबर से जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें जो लोग ऑलरेडी एनरोल्ड है, तो जो स्टूडेंट्स आप पे कंपटीटर है वो आपसे ऑलरेडी 5 मंथ एडवांस हो चुके होंगे। आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो भी, आप बायो लेते हैं तो भी, और आप दोनों लेते हैं तो भी। तो इसीलिए आप जितना जल्दी अपना करियर डिसाइड करेंगे, ऑप्शन डिसाइड करेंगे, उतना ही जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी कोविड टाइम में बहुत कुछ स्लो हो चुका है। और अगर अभी आप स्लो हो जाएंगे तो जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो लोग आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे। तो अभी मेन आपको ओरिएंटेशन रखने का यही था कि आप डिसाइड कर पाए। और अगर आपके जो भी आप क्वेश्चंस है, किसी भी तरीके से आप माइक अनम्यूट करके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। किसी पेरेंट्स का कोई क्वेश्चन हो सकता है, किसी स्टूडेंट का हो सकता है, किसी भी तरीके से अगर आपका कोई ऑप्शन है तो आप पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज वी आर अनाउंसिंग अ न्यू बैच जो कि 17 जनवरी एंड 24 जनवरी से स्टार्ट होगा, बायोलॉजी के लिए भी एंड मैथमेटिक्स के लिए भी। और एक बैच ऑलरेडी रनिंग है जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसको 1 महीना पूरा हो चुका है। एक बैच 2 दिन बाद से यानी मंडे से स्टार्ट है, और एक बैच 24 से स्टार्ट है, फ्रॉम 10 to 11 मूविंग। एंड थोड़ा सा मैं आपको और इस बारे में बताऊं कि आपको अर्ली ज्वाइन करने का, रेजोनेंस में ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है। सो मतलब आप कोई सा भी बैच स्टार्ट करते हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, तो इंस्टीट्यूट को जनरली इससे मतलब होता है, इंस्टीट्यूट को जनरली इससे होता है कि आप एनरोलमेंट लें, आप पढ़ाई करें, वो आपको पढ़ाई करवा देंगे, एंड बस बात खत्म। ठीक है। रेजोनेंस में अभी जो टारगेटेड हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसका प्रोग्राम ये है कि इंडिविजुअली जो हम 1-to-1 काउंसलिंग या 1-to-1 मेंटरशिप जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आप 10th में जितना अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो हम एक बैच को, एक एकेडमिक मेंटर, एक नॉन एकेडमिक मेंटर, उनका काम यही रहेगा कि आपके पास आप इंडिविजुअली, आपकी जैसे सपोज XYZ कोई भी स्टूडेंट है, पूरा बैच क्या कर रहा है वो एक अलग चीज है। आप अपने बैच में क्या कर रहे हो, सपोज आप कहीं लैग कर रहे हो, आपका कोई लेक्चर छूट गया, आपको कोई चीज पर्टिकुलर चीज आप ही को समझ में नहीं आ रही और आपको लग रहा है कि क्लास में कैसे पूछेंगे, तो क्लास के फ्लो के साथ तो नहीं हो पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि आप पर्सनली डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी वो आपके लिए सॉल्व की जाएगी। आपको लगता है कि चैप्टर 2 हमें नहीं आता, चैप्टर 2 का ये पैराग्राफ, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमें नहीं आता, तो अलग से वो आपको करवाया जाएगा। आपको कभी ऐसा लगता है कि हम आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं, कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप उस समय अपने नॉन एकेडमिक मेंटर से उस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वी आर ओपन टू डिस्कस एवरीथिंग। तो अगर आप अभी 16 दिसंबर वाला बैच ज्वाइन करते हैं जो एग्जिस्टिंग है, तो उसमें भी बिल्कुल आपकी बैकअप क्लासेस चल रही है, रिकॉर्डेड बहुत ज्यादा लेक्चर्स हुए नहीं, क्योंकि वीकली सिर्फ 2 क्लासेस होती हैं 11th के लिए, और 4 डेज क्लासेस होती है इनिशियली 10th के लिए। तो अगर आप अभी एग्जिस्टिंग बैच भी ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए और ज्यादा बेटर होगा, बिकॉज आपको एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा उसमें। धीरे धीरे आप अकोमोडेट तो हो ही जाएंगे उसमें। तो बाकी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, टेस्ट भी आपका जो उसका 16 दिसंबर का जो पहला टेस्ट है वो 23rd को होने वाला है। तो
आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने आप को। 24 जनवरी वाला ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि हमें और अर्ली स्टार्ट करना था तो आप 16 दिसंबर वाला अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट इस बैच का यह है कि जैसे ही लॉकडाउन अपलिफ्ट हो जाता है, अभी तो 30 तक का है, तो आपको 8 to 8 जो डे बोर्डिंग की फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि अगर आप 8 to 8 आप रेजिडेंस में रहेंगे, आपको अलग से सेल्फ स्टडी रूम दिया जाएगा। पर्सनल आपको ऑन द डेस्क टीचर डाउट्स बताने के लिए आएंगे, उनका राउंड फिक्स होता है कि सपोज 10 o'clock पे फिजिक्स का फैकल्टी आपके पास आ रहे हैं, उसके 1 घंटे बाद बायो की फैकल्टी आ रही है, मैथमेटिक्स की फैकल्टी आ रही है, तो ऑन द रूम या ऑन द डेस्क आपको डाउट की फैकल्टी फैसिलिटी यहाँ पे दी जा रही है। उसमें क्या होगा कि अगर आपकी मॉर्निंग सेशन में क्लासेस है तो आप 8 AM में मॉर्निंग में आ जाओ, अपनी क्लासेस करो, देन लंच करके आप वहीं स्टडी रूम में बैठोगे, आप वहीं पढ़ाई करोगे, अपना पूरे दिन यूटिलाइज करोगे। अगर आपकी इवनिंग में क्लासेस है तो सेम अप्लाई हो जाएगा कि आप मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी के लिए आओगे, फिर आप लंच करोगे, फिर अपनी क्लासेस कंटिन्यू करोगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपकी अगर कोई बीच में कोई क्लास ऑफ हो जाती है, सपोज कोई क्लास कैंसिल होगी, कोई क्लास ऑफ हो गई, तो आपको घर नहीं जाना, आप वहीं पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि घर पे टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, तो आप एटलीस्ट अपने दिन के 11 आवर्स, अगर 1 घंटा हम लंच का हटा देते हैं तो 11 आवर्स आप अपने पूरी तरह यूटिलाइज कर ही पाओगे बिल्कुल एफिशिएंटली। क्या यहाँ रह के आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, बिकॉज उसमें आपका सुपरविजन होगा, आपके पास फैकल्टीज वहां पे आपके पास वॉच रखेंगे, प्लस कैमराज है, और दूसरा आपकी अटेंडेंस होगी। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आप वहां पे मेंशन करके जाओगे कि आप इस पर्टिकुलर काम के लिए बाहर जा रहे हो। एंड पेरेंट्स के लिए ये है कि पेरेंट्स को रहता है कि हमें ये नहीं पता होता है, जैसे कि अब तक कई सारी कंप्लेंट मैंने भी सुनी थी कि 10th में हमें ये नहीं पता लगा कि बच्चा कैसा पढ़ रहा था, टेस्ट में स्कोर क्या आ रहा था। तो उसके लिए इसमें जो डायरेक्टली इनिशिएटिव लिया है वो ये होता है कि आपकी हर मंथ हम पीटीएम ऑर्गेनाइज करवाएंगे, यानी पेरेंट्स की मेंटर के साथ में, टीचर्स के साथ में मीटिंग होगी, जिसमें कुछ इशू हम बताएंगे जो हमारा एनालिसिस होगा आपके स्टूडेंट के लिए, और कुछ आपके इश्यूज होंगे कि ऐसा लगता है कि आपको इंस्टीट्यूट में सपोज ये चीज हमें थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, ये इंप्रूव होनी चाहिए। या दूसरा, आप कहते हैं और स्टूडेंट घर पे कवर नहीं कर पाता है तो उसको क्या पर्सनली चाहिए, तो वो आप जैसे स्कूल्स में होता है बिल्कुल उसी तरीके से हर मंथली रेगुलर इंटरेक्शन होगा। तो वो जो असेसमेंट का जो गैप आ रहा था, जो आप कम्युनिकेशन का गैप आ रहा था, वो हम यहाँ पे पूरा कर देंगे उसको। और जैसे आपके टेस्ट होते हैं तो हर टेस्ट के बाद में आपको एक सॉल्यूशन तो मिल ही जाता है। इस पर्टिकुलर बैच में यानी 10 to 11 मूविंग बैच में आपका मैक्रो और माइक्रो एनालिसिस होगा। मैक्रो का मतलब है आपके अगर 3 सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट है तो उनमें टोटल आपके स्कोर कितना आ रहा है, दिस इज मैक्रो। उस सेगमेंट में सपोज आपके केमिस्ट्री में नंबर कम है, बाकी फिजिक्स और बायो में, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो केमिस्ट्री में कौन से पोर्शन को आप इंप्रूव करोगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आ सकते थे, या टेस्ट में कौन सा पर्टिकुलर पोर्शन ऐसा था जो आपका वीक रह गया, दिस इज माइक्रो एनालिसिस। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन, आपको वीकनेस कहां थी और कैसे दूर करनी है। कभी कभी ऐसा होता है सब्जेक्ट सारा आता है पर हम पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, उसमें आपकी कहां कमी रह गई, इस चीज को भी उसमें हम बिल्कुल फोकस करके आपको एनालाइज करके आपको बताएंगे, तो आप उसको प्रॉपर्ली इंप्रूव करोगे अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। और जैसे इस बैच में अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, अर्ली स्टार्ट करने का एक बेनिफिट और होगा, जैसे भी मैंने मेंशन किया, तो वी विल बी मैंडेटरीली फोकसिंग ऑन की ओलंपियाड्स के लिए, की वीपीवाई के लिए, या और इस तरह के एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर करो और आप वो एग्जाम भी दो। बिकॉज आप अगर 4 महीने पहले स्टार्ट कर रहे हो एज अ फ्रॉम द रेगुलर कोर्स, तो उसका बेनिफिट आप अपने में किस तरीके से लोगे, आपका 11th का सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म हो जाएगा तो आप उन एग्जाम पे फोकस करोगे, उन एग्जाम पे फोकस करने के साथ में आपका रिवीजन के साइकिल डबल से ट्रिपल होंगे। नॉर्मली ये होता है कि 11th का सिलेबस खत्म हुआ और लेट बैच में तो रिवीजन हो भी नहीं पाता, फर्स्ट बैच में हम बात करते तो एक रिवीजन साइकिल हो जाता है, इस बैच में एटलीस्ट आपके 2 से 3 रिवीजन साइकिल हो जाएंगे, इन टर्म्स ऑफ रिटन टेस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्लास लेक्चर, इन टर्म्स ऑफ फास्ट ट्रैक रिवीजन पैटर्न। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे कि आपका मेक श्योर ये करेंगे कि अगले जो 22 है उसके एंड तक जाते जाते आपका सिलेबस खत्म हो जाए, प्लस एक रिवीजन साइकिल खत्म हो जाए। जैसे कि हम 12th में जब स्टार्ट करेंगे तो एक बहुत अच्छे बेस के साथ में और परफेक्ट 11 के साथ में स्टार्ट करेंगे। और अगर अभी टर्म 2 के लिए जो है बोर्ड टर्म 2 की प्रिपरेशन की क्लासेस वीक में 4 डे, इनिशियल 4 डे चलती है, उसके साथ में जो प्रैक्टिकल फैसिलिटीज है वो आपको यहीं से हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे कि आपके जो बोर्ड में प्रैक्टिकल होने वाले हैं उनकी प्रैक्टिस हम खुद से करवाए यहाँ पर, जैसे कि उसमें क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं या किस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो भी आपके सिलेबस में रहेंगे।
तो जो भी फैसिलिटी आप ये एक एक्सपेक्ट कर सकते हो किसी भी डे बोर्डिंग स्कूल से, किसी भी अपने घर पे पर्सनल ट्यूशन से, अपने घर में किसी फैमिली मेंबर की काउंसलिंग से, या जैसे एज अ पेरेंट आप ये सोचते हो कि हम अपने बच्चे को इतना दूर भेज रहे हैं या आप इतनी जल्दी पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, तो और हम क्या कर सकते हैं, तो वो सारी फैसिलिटी जो एक पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं, स्टूडेंट एक्सपेक्ट करते हैं, या हमें लगता है कि किसी भी कोर्स के लिए जरूरी है, वो सब कंपाइल करके एक साथ इस बैच में आपको देने वाले हैं। तो जितने भी ओलंपियाड है, हम ओलंपियाड के बैच भी अर्ली स्टार्ट करेंगे। जुलाई अगस्त में आपके बैच अनाउंस हो जाएंगे, जैसे ही ओलंपियाड की डेट्स, टेंटेटिव डेट्स आती हैं, तो उसमें भी आप फिर स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी को, आपको कोई क्वेश्चन है एज अ स्टूडेंट या एज अ पेरेंट, आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फ्रेश न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 24 जनवरी। निमिष, 16 दिसंबर वाला ऑलरेडी चल रहा है, 24 से फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना फाइनेंशियल एकेडमिक बेनिफिट भी आपको होगा, क्योंकि जितना अर्ली फीस आप डिपॉजिट कराते हैं तो अर्ली मंथ वाइज बेनिफिट मिलता ही है रेजोनेंस में। अगर आप जनवरी में कराएंगे तो आपको और कम फीस है, आप फरवरी में कराएंगे तो थोड़ी ज्यादा होती है। तो ऑनवर्ड जितना अर्ली आप एनरोलमेंट लेते हैं उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट है। एकेडमिक बेनिफिट तो सारे मैंने आपको बता ही दिए, और बहुत सारे ऑप्शन है आपके स्कॉलरशिप के। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियली बहुत वीक है और अभी हमारी कंडीशन नहीं है, तो आप एक इनिशिएटिव, एक बहुत स्मॉल अमाउंट डिपॉजिट करके, लाइक 11,000 डिपॉजिट करके एनरोलमेंट ले सकते हैं। ऑनवर्ड आप स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, हम आपकी क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी आपको स्कॉलरशिप देंगे। तो बहुत सारे क्राइटेरियाज है। ऑन विच बेसिस वी सेलेक्ट मैथ्स और बायो मेन? बेसिक आपका ये होना चाहिए कि आप ये डिसाइड करो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है या जो आपकी डिजायर है वो ये है कि मुझे जस्ट यूजी डिग्री खत्म करते ही प्लेसमेंट मिल जाए और आई विल बी अर्निंग, और या फिर आप ये चाहते हो कि मुझे थोड़ा ज्यादा पढ़ना, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, कि मैं लाइफ लॉन्ग अर्न कर सकता हूं बट थोड़ा लेट स्टार्ट में करूंगा। ये आपका मेंटल स्टेटस रहता है। जैसे मेरा ये था, मुझे पैसे से उतना ज्यादा नहीं था कि मुझे बहुत जल्दी पैसा चाहिए, बट मुझे ये था कि मैं जो भी करूंगा वो इंडिपेंडेंट रहूंगा, फ्रीलांसर रहूंगा, मैं डिपेंड नहीं रहूंगा किसी पे। इस बेसिस पे मैंने डिसाइड किया था। एनी मोर क्वेश्चंस? आप पूछ सकते हो, जो भी किसी भी तरह के क्वेश्चन आप बोल के भी, माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। और जब आप एनरोल हो जाते हो तो, बिकॉज हमारा जो क्लास डिलीवरी का मेथड होता है वो हाइब्रिड मेथड है। जैसे ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होती है, उसमें आपको सेम वही क्लास ऑनलाइन में टेलीकास्ट की जाती है। वो जो पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर है वो डेली बेसिस पे आपको विद इन 24 आवर्स रेजो सर ऐप पे अपलोड हो जाते हैं। और अगर कभी अपलोड नहीं भी होता, आपको लगता है कि वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, आप डायरेक्टली फैकल्टी को बोल सकते हो, वो अपलोड करवा देंगे। तो जो रेजो सर ऐप है उससे आपको अपने एनरोल्ड बैच के पूरा कंटेंट सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में, आपके वीडियो लेक्चर्स प्लस आपके जो और डीपीपीज है वो सब उस पर डायरेक्टली मिल जाएंगे, जो आप कभी भी एक्सेस करके, और आप उसको बस आप ही एक्सेस कर पाओगे, कोई और उसमें इन्वेजन नहीं कर सकता। स्कोप किस में बेस्ट है? निमिष, स्कोप दोनों में अच्छा होता है। अगेन मैं फिर वही कह रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। इफ यू कैन टर्न ऑन योर माइक, आप माइक करके पूछ सकते हो कि आप क्या चाहते हो, मतलब किस तरीके से, तो मैं भी आपको ज्यादा अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। If we choose engineering then we can be independent. Definitely you can be independent दिव्यांशु, पर वो पाथ थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि आप खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करो, या फिर आप किसी ऐसे, फिर अगेन आपको फिर पीजी कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो बात वही आ जाती है ना कि आप अगर बीटेक करते हो तो बीटेक करने के बाद या तो आप इंडिपेंडेंटली स्टार्टअप स्टार्ट करो, जिसमें आपको फाइनेंशियल थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि या तो आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग हो कि आप फाइनेंस कर पाओ खुद को, अदरवाइज आपको इनिशियली अर्निंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ तो कमाना पड़ेगा। या फिर आप फिर पीजी कोर्सेज करोगे तो अगेन आपकी जर्नी काफी लंबी हो जाएगी, इफ यू डू एमटेक और एनीथिंग एल्स। बायोलॉजी, निमिष व्हाट इज योर क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? बस की चैट स्क्रॉल कर दो तो मैं एक बार देख लूंगा अच्छे से आके। स्कोप किस में बेस्ट है? तो निमिष बायोलॉजी में तो देखो, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लेमैन भाषा में तुम्हें समझाऊं कि बायो में क्या स्कोप है, तो अगर आप बायो से
ग्रेजुएशन करते हो, लाइक आपने एमबीबीएस किया, बीडीएस किया, कोई भी और कोर्स किया, तो डेफिनेटली बायो से कोई भी इंजीनियरिंग मतलब बायो से कोई भी डिग्री करने वाला कभी घर पे नहीं बैठता। ये बायो का सबसे बड़ा बेनिफिट है। बट डिपेंड करेगा कि आपकी डिग्री कितनी अच्छी है और आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है, कि उससे आपको पैसे कितने मिलेंगे उस आपकी जॉब के, मतलब जो भी आप करते हो। बट कोई भी प्लेन डिग्री करके भी कभी कोई ऐसा नहीं है कि जो खाली बैठता है। पर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ये सीन ऐसा है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो अर्ली स्टार्टअप या खुद का स्टार्टअप करना हर किसी के बस का नहीं होता, तो डेफिनेटली थोड़ी सी इशू आते हैं उसमें। एंड जब भी आप अगर विजिट करना चाहें, जैसे कोई भी पेरेंट्स है वो चाहे तो यहाँ पे आप फिजिकली आके विजिट कर सकते हैं कि कैसे हमारा स्टडी रूम है, कहाँ हमारा सेटअप है, किस तरीके से लेक्चर डिलीवरी मोड्स है। आप डायरेक्टली मुझसे मिल सकते हैं मेरे ऑफिस में, आई विल बी अवेलेबल, तो आप मुझसे आकर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हमारे नॉन एकेडमिक स्टाफ से आप आके डायरेक्टली बात कर सकते हैं। किसी बारे में भी आपको कंफ्यूजन है, आप यहाँ नहीं बोल पा रहे हैं, तो भी आप बात कर सकते हैं। सो निमित, दिव्यांशु, एनी मोर क्वेश्चन? और किसी और का कोई और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। आपके लिए ये सेशन रखा है जिससे कि आप लोग फ्रीली पूछ पाए। अगर कोई पेरेंट्स अटेंड कर रहे हैं सेमिनार को तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप पे कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी आपको लगता है कि ये नहीं है, तो आप कर सकते हैं। बट कीप दिस थिंग इन माइंड हमेशा कि हमारा जो अभी है पढ़ाना, तो मतलब कैरियर तो आप पढ़ोगे, सब जगह पढ़ोगे, बट मैं मेरा बोलूं, जैसे आई डील विद बायोलॉजी, आई डील विद मेडिकल डिपार्टमेंट इन द रेजिडेंस, तो मेरा जो फोकस है वो ये है कि इंडिविजुअल एक एक बच्चा भी 720 में से मैक्सिमम 700 प्लस कितना स्कोर कर सकता है। तो मुझे ये नहीं है कि ये एक स्कोर करेगा तो बस मेरे लिए सब वही है और बाकी रूटीन में सब पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी इतना रखता है कि जो मुझे बोल दिया जाएगा मैं वो करूंगा, और मैं 700 या उससे ज्यादा स्कोर करना चाहता हूं, डेफिनेटली आई विल बी वर्किंग विद हिम। मैं इंडिविजुअल हर बच्चे पे फोकस करूंगा जो मेरे पास यहाँ पे एनरोल होता है। और सेम विद आईआईटी, क्योंकि अब यही पैटर्न दोनों में एक्वायर किया है कि जो जितना अर्ली स्टार्ट करेगा उस पर उतना ही ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज उतनी ही ज्यादा हमें रैंक प्रोड्यूस करनी है, उतनी ज्यादा आपके लिए स्कोर प्रोड्यूस करना है। हाँ भवनीश, प्रिपरेशन अबाउट ओलंपियाड एंड केवीपी, डेफिनेटली इस बार अगर आपको पता हो तो यूट्यूब पे आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा रेजोनेंस के पेज पे, रेजोनेंस के चैनल पे। तो जैसे इस बार मैंने सितंबर में आईयूक्यूबी बायो ओलंपियाड के लिए बैच स्टार्ट किया था, डेडिकेटेड बैच था जो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ओलंपियाड पर फोकस था। कहीं किसी इंस्टीट्यूट में अलग से ओलंपियाड का बैच नहीं होता, और उस बैच में सिर्फ और सिर्फ वो यही टारगेट था कि आप ओलंपियाड देने वाले हो। इसी तरीके से इस बार जैसी ओलंपियाड की डेट्स आ जाती है, प्रोबेबली इन अगस्त, वी विल अनाउंस अ सेपरेट बैच फॉर डिफरेंट ओलंपियाड्स, जो भी ओलंपियाड मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है और केवीपीवाई है। एंड आई वांट टू टेल यू के I am from the first batch of medical science from the Resonance. जो Resonance का पहला मेडिकल साइंस का बैच था हमारा 2012 में, I was one of them. So Bhavnesh, are you interested for the Olympiad and KVPY stuff? केवीपीवाई प्रायोरिटी इन आईएएससी, डेफिनेटली आईएएससी ही कंडक्ट कराता है केवीपीवाई को। तो अगर आपको रिसर्च सेक्टर में जाना, आपको साइंटिस्ट बैकग्राउंड में जाना है, तो डेफिनेटली यू गो फॉर केवीपीवाई। ये आपको फाइनेंशियली और एकेडमिकली हर तरीके से हेल्पफुल रहेगा। So Bhavnesh, are you heading for KVPY or Olympiads or both? लाइक भवनीश सेठ की दोनों में इंटरेस्ट है, केवीपीवाई में भी ओलंपियाड में भी। और मतलब इसके साथ में आपको अगेन एक, अब जब मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे रेजोनेंस के चैनल पे जाएंगे तो आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी कि हमें ओलंपियाड से बेनिफिट क्या है, ओलंपियाड हमें करना क्यों चाहिए। इट इज नॉट अ मेडल, उसमें क्लियरली आपको पता लगेगा, वो मेरा ही वीडियो है, कि ओलंपियाड एक मेडल ही नहीं होता, ओलंपियाड के बेनिफिट क्या होते हैं, कि लोग क्यों ये प्रेफर करते हैं और क्यों उसका इतना ज्यादा हाइप बनी होती है। तो डेफिनेटली देयर इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए और आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सो 24 जनवरी है बैच की डेट।
रिवॉर्ड्स भी अपन ले सकते हैं, केवीपीआई स्कॉलरशिप भी अपन देते हैं, रिवॉर्ड्स। तो अगर आप केवीपीआई के लिए प्रिपेयर करते हो, अगर ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हो और अगर आपको इसका अच्छा स्कोर आता है केवीपीआई में ओलंपियाड में, तो रेजोनेंस की तरफ से भी आपको कैश रिवॉर्ड और बहुत सारे, जैसे आप आगे कंटिन्यू करते हो तो स्कॉलरशिप्स एंड कैश रिवॉर्ड डेफिनेटली वो भी दिया जाता है। चैनल डिफाइन प्लीज एट यूट्यूब। रेजोनेंस एडवेंचर, भवनीश, if you type on the search bar Resonance Adventure, you will find a channel with a Resonance logo. उसमें आप जैसे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी everything you want to know about Olympiad. You will get the video. So we have lots of participants like Gaurav, Ashwini, Abhinandan. I cannot name all, but definitely you can ask any question. Astha, Diksha, Hardik, Harshvardhan, Mohit, Nimish, Nisha. सो डेफिनेटली आप एक बार जब दोबारा इसको सोचोगे, स्क्रॉल करके देखोगे, तो अब आपको ये चीज, बस इतनी सी चीज अपने माइंड में रखनी है कि हमें कैसे चूज करना है अपने आप को। और अगर फिर भी कंफ्यूज हो तो आई एम रिपीटिंग, आप दोनों भी ऑप्ट कर सकते हो, जो मैंने किया था। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें और कैरियर बाद में डिसाइड करेंगे, पहले सब्जेक्ट डिसाइड करना है, तो आप दोनों चूज कर सकते हो और आप दोनों के लिए एनरोल हो सकते हो और दोनों ही आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हो तो अर्ली स्टार्ट आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा किसी भी और से। आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहेगा। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वी विल बी पोस्टेड ऑन यूट्यूब, तो आपको इसको वहां से भी आप दोबारा से देख सकते हो कि इस पीपीटी में क्या था और हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया। और डेफिनेटली थिंक अबाउट इट कि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट में आप रहोगे, बिकॉज अभी हम अपना ये देखते हैं कि अभी तो 3 महीने और है, 3 महीने और मजे कर लेते, कुछ नहीं है, तो फ्यू विल बी वेरी लेट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर। एग्जाम की प्रिपरेशन की वजह से भी, कैरियर की वजह से भी, और अर्निंग, मतलब हर चीज में आप कहीं ना कहीं डिफीट फील करोगे और लोगों से जो आपसे अर्ली स्टार्ट करेंगे। तो ये सेम वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप दोबारा से देख सकते हो। अगर किसी पेरेंट्स ने अटेंड किया तो वो अपने स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स को दिखा सकते हैं, कोई भी अगर आपके फ्रेंड्स हो जो कंफ्यूज, आप उसको भी दिखा सकते हो। तो इसी के साथ अभी फिलहाल ये सेशन हम वाइंड अप करते हैं। आई विश यू, अच्छा, after having so much degree, Anshika, teaching is my die-hard passion. When I was in first year MBBS, I am teaching since then. मैं teaching तो तब से करता हूँ, but important thing is I am still medical practitioner, because अगर आपने कोई डिग्री ऑप्ट की है, MBBS एक बहुत डिमांडिंग डिग्री है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली डिग्री है, and I am keeping it. I am posted in forensic medicine at the Government Medical College Kota. Along with this teaching is my passion and that is my profession. दोनों में डिफरेंस है, but I am keeping both. तो ये आपके ऊपर है। And I'm still doing lots of things. I am planning to do one more degree in upcoming days if possible. So, not just question, you can ask anything about this course, about resonance, about. Okay, Anshika. So we won't be taking so much time and we are ending this session. You can find it on the YouTube and definitely think about it and start early. That will be more beneficial and best for you. Okay, so I will you all the best. Thank you.